प्रयत्न करने से क्या होता है, कठिन से कठिन चीज जो होती है वो भी मुलायम हो जाती है। ये उन्होंने कहा हुआ है। यह कारण है कि यह अभ्यास जो होता है यह कवि के अंतिम काव्य ग्रंथ से अधिक प्रभावित और सुंदर होते हैं। अभ्यास के स्थान, कई विद्वानों ने अभ्यास को स्थान दिया हुआ है और प्रभावित और सुंदर होते हैं। अगर उन्होंने दूसरे के निबंधों का सतत अध्ययन अगर किया तो कवि के उद्गार रमणीय तभी बन सकते हैं जबकि वह अभ्यास परिपूर्ण होगा। यहाँ अभ्यास के बारे में कई लोगों ने कहा भारतीय की प्रतिभा और उत्पत्ति ये जो होती है ये सुकर होती है काव्य रचना करने के लिए। अनेक आचार्यों ने अभ्यास को प्रतिभा से अधिक माना हुआ है, श्रेष्ठ माना हुआ है और निरंतर काव्य रचना का प्रयास करना ही अभ्यास है। ये भी भारतीय लोगों ने बताया हुआ है। किसी कार्य का निरंतर अभ्यास ही उसे कौशल बना देता है, मतलब उसे निपुण बना देता है, उसे परफेक्ट बना देता है। कि रोज रोज अगर हमने किया तो निरंतर अभ्यास ही उसे कौशल बना देता है। कवि रुंद की यह उक्ति इस संदर्भ में ही महत्वपूर्ण है जो मैंने आपको पहले बताई कि करत करत अभ्यास से जड़मति हो तो सुजान। जब निरंतर अभ्यास से जड़मति भी सुजान हो सकती है, प्रयत्न करने से अभ्यास करने से जड़मति भी सुजान हो सकती है, तो सहृदय प्रतिभाशाली व अनुभव व्यक्ति तो अवश्य ही महान कवि बन सकता है। ऐसा नहीं है कि हम समाज में रहकर सारी बातों का अर्जन करते हैं, सीखते हैं और तो भाषा के बारे में या काव्य के बारे में या अन्य जो बातें हैं, लोक व्यवहार की सारी बातें हम समाज में रहकर निरंतर अभ्यास करने से ही हम सीख सकते हैं। अभ्यास के अभाव में अनेक प्रतिभाएं असफल होती हैं। अगर अभ्यास नहीं किया तो काव्य रचना, अनेक कवियों की कविताएं, रचनाएं असफल मानी जाती है या असफल हो जाती है। अभ्यास से ही कवि उत्कृष्ट कोटि की रचना कर सकता है। अभ्यास अगर किया, अभ्यास ये ऐसी विधा है, ऐसा हेतु है कि जिसके कारण रचनाकार जो है वो अभ्यास से ही कवि उत्कृष्ट कोटि की रचना कर सकता है। अभ्यास से काव्य में एक अभिनव आकर्षण और चमत्कार का जन्म होता है। अभ्यास पूर्ण अगर कोई काव्य की रचना अगर हम लोगों ने निर्मित अगर की तो उस रचना में अभिनव आकर्षण और चमत्कार का जन्म होता है। प्रतिभा कई अंत में कहा है कि प्रतिभा, उत्पत्ति और ये अभ्यास, ये तीनों ही काव्य के हेतु हैं और इन तीनों के द्वारा ही काव्य की निर्मित करना सफल होता है। ये तीनों ही अलग अलग नहीं हैं, बल्कि एक ही काव्य के हेतु बनाते हैं। ये तीनों मिलकर काव्य बनता है, काव्य हेतु बनाते हैं। जिस प्रकार यहाँ मैं उदाहरण देना चाहता हूँ कि वृक्ष के विकास के लिए, मतलब वृक्ष के विकास के लिए बीज, खाद और जल की आवश्यकता होती है, उसी तरह काव्य की निर्मित करने के लिए, अच्छा रमणीय काव्य निर्मित करने के लिए प्रतिभा, उत्पत्ति और अभ्यास ये जो है इन तीनों की आवश्यकता होती है। उसी प्रकार आगे कहा जाता है कि काव्य वृक्ष भी प्रतिभा रूपी बीज है, तो उत्पत्ति खाद है। मतलब प्रतिभा क्या है? एक वृक्ष है, बीज है, तो उत्पत्ति इसके लिए दिए जाने वाला खाद है और अभ्यास ये क्या है? ये जल है। ये तीनों अगर आ जाए, मतलब बीज, खाद और जल, तो वो वृक्ष बहरता है, उस फूलों से फलों से लदालद दिखाई देता है, हरा दिखाई देता है। ये कहने मतलब काव्य निर्मित अगर कर दी है, काव्य के हेतु अगर है, तो तीनों का होना बहुत आवश्यक है। प्रतिभा भी होनी चाहिए, उत्पत्ति भी होनी चाहिए और अभ्यास भी होना चाहिए। अगर ये इनमें से एक की भी अगर कमी रही
तो फिर काव्य निर्मित होना असंभव है, ऐसा कई विद्वानों ने कहा हुआ है। तो यहाँ वो मतलब बीज, खाद और जल अगर किसी वृक्षों को मिल जाए तो वो पुष्पलित एवं फलित होता है, अच्छा दिखता है, हरा भरा होता है। इस तरह से यहाँ काव्य के हेतु ये जो है, काव्य के हेतु के बारे में, काव्य का हेतु कौन कौन से है, भारतीय आचार्यों के मत क्या है इसके बारे में, मोहम्मद देखा, रुद्र देखा, राजशेखर देखा, आनंदवर्धन देखा, सभी विद्वानों के, भारतीय विद्वानों के या भारतीय पंडितों के मतों को देखकर हमने प्रतिभा, उत्पत्ति और अभ्यास, ये 3 काव्य के हेतु जो है, इन 3 काव्य के हेतु को हम लोगों ने देखा। यहाँ पर हम रुकते हैं ये, और अगला व्याख्यान को हम देखते हैं इसकी अगली कड़ी। तब तक के लिए हम यहाँ पे रुकते हैं। बाय।